हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो नया वैकेंसी आया हुआ है, झारखंड टेक्निकल सीजीएल 2026, उसके बारे में। और यकीन मानिए दोस्तों कि इसमें हम आपको ऐसा ऐसा चीज़ की जानकारी देंगे कि वो आज तक और अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको नहीं बताया होगा। भरोसा रखिए, क्योंकि ये टेक्निकल सीजीएल में इतना बड़ा गेम हो जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है। सिर्फ यहाँ का छात्र जो सामान्य सीजीएल था उसके पीछे पड़े हुए थे, और टेक्निकल सीजीएल में किसी को किसी तरह का कोई भनक नहीं था, और गेम सबसे ज़्यादा इसी में हुआ था और पहली बार आया था। हम खुद इसका शिकार हुए हैं, समझ रहे हैं। पिछले बार भी हम टेक्निकल सीजीएल का एग्ज़ाम दिए। इसका सिलेबस हो, सब्जेक्ट चॉइस करना हो, ये सब चीज़ें किसी को कुछ नहीं मालूम था। क्या लेना है, क्या रखना आसानी होगा। इसका सिलेबस देखिएगा सब्जेक्ट वाइज, तो इतना टफ टफ सिलेबस था कि बता नहीं सकते हैं। फिर जब वो नगर पालिका वाला था उसका सिलेबस कुछ और था। फिर जब आया टेक्निकल सीजीएल उसमें सिलेबस कुछ कम किया। अभी का फिर देख रहे हैं सिलेबस फिर उसी तरह से पूरा वास्ट सिलेबस दे दिया है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, सारा बिंदु पर एक एक करके हम आपको समझाएंगे विस्तार से कि क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करने पर हमको क्या पढ़ना होगा। और सबसे बड़ा बात है कि सबसे अच्छा इसमें ये हुआ कि इसमें पीटी और मेंस कर दिया है। पिछले बार सिर्फ एक ही था। यहाँ तक के लोगों ने ऐसा ऐसा डिग्री खरीद के, जो कोई नहीं जानता था, ऐसा ऐसा दूसरा स्टेट से दूसरा राज्य से डिग्री खरीद के टेक्निकल सीजी में लोग नौकरी कर रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको, बस बने रहिए। सबसे पहले है कि झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यता धारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026, ये वैकेंसी के बारे में पहले से जानकारी था कि आने वाला है और ये आ चुका है। इसमें कुल लगभग 600 कुछ पोस्टें हैं, है ना। तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला है परीक्षा शुल्क के बारे में। ऊपर देखिएगा तो ऊपर भी जानकारी दिया हुआ है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पात्रांक 1600 दिनांक 1/3 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के अंतर्गत पात्र इतना है। ये सब है कि ये जो आया है इसमें जो सुधार हुआ है कार्मिक विभाग द्वारा, वो सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। और किस पोस्ट में कब कार्मिक विभाग ने कब सुधार किया है, ये सब चीज़ के बारे में दिया हुआ, तो हम लोग को जानकारी का चीज़ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑनलाइन कब से होगा, परीक्षा शुल्क क्या है, ये सब चीज़ के बारे में देखते हैं। देखिए, लिखा है उम्मीदवार विवरण की विभिन्न कंडिकाओं को विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट ये JSSC झारखंड.gov.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। मतलब इसका जो लिंक है, JSSC का लिंक चाहिए, जो झारखंड गवर्नमेंट लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जा करके ऑनलाइन कर सकते हैं और जो जो जानकारी मांगा है वो आप दे सकते हैं। इसमें है दूसरा नंबर में परीक्षा शुल्क। तो वही है कि परीक्षा शुल्क जिस तरह से हमेशा से 100 रुपया लिया जा रहा है इस सरकार में, तो 100 रुपया ही लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क में जो छूट है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपया तक लगेगा, और वो नॉन रिफंडेबल होगा, वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा शुल्क के बारे में हम लोग देख लेंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा और ST SC के लिए 50 रुपया लगेगा। आरक्षित वर्ग के बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन 2/2026 प्रकाशित किया गया है। उसमें कुल रिक्त 4 है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि इसमें बैकलॉग भी दिया गया है। तो बैकलॉग का जो सीटों की संख्या है वो 4। देखिए, अब आते हैं यहाँ रिक्तियों का विवरण। कुल मिलाकर के इसमें एक, देखिए इसमें कितना रिक्तियाँ हैं सो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। पहला पोस्ट हो गया, ठीक है, गिनते जाइए। फिर ये दूसरा पोस्ट है, ठीक है। फिर तीसरा पोस्ट है, चौथा पोस्ट है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। कुल मिलाकर के 10 पोस्ट है, और कुल मिलाकर 10 पोस्ट है, और इसमें सीटों की संख्या लगभग 661 है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग इसमें कि पहला पोस्ट क्या है। पहला पोस्ट है सहायक कीट विज्ञान वेत्ता वेक्टर
जनित रोग ये, और नियंत्रण कार्य समूह, ये समूह खा मतलब ग्रुप बी का नौकरी है। अगला पोस्ट है सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। फिर तीसरा पोस्ट है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग, है ना, नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें ग्रुप है बी का नौकरी मतलब ग्रुप खा का। इसमें कुल 42 पोस्ट है। अब ये देखिए, ये पोस्ट पहले भी आया था, चौथा नंबर ला, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक और कनीय सांख्यिकी सहायक अन्वेषक, ये भी ग्रुप बी का है। इसमें कुल मिलाकर 228 पोस्ट है। देखिएगा इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के लिए है। इसमें अकाउंट वाला, मैथ्स वाला, है ना, इकोनॉमिक्स वाला, ये सब के लिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। और एक और जो है, अच्छा 5वां नंबर देखिए गव्य तकनीकी पदाधिकारी, इसमें भी डिग्री अलग से मांगा है गव्य से रिलेटेड। अगला है कि मत्स्य प्रशासन पर्यवेक्षक, इसमें भी मत्स्य विभाग से डिग्री मांगा है मत्स्य रिलेटेड से। देखिए अगला अंकेक्षक, ये पहले नहीं था और ये ग्रुप सी का है, ये पहले नहीं था लेकिन अभी डाला है। इसमें 145 पोस्ट है, तो सेकेंड नंबर पर यही है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो वही है जो सांख्यिकी वाला मांग रहा था। मैथ्स होना चाहिए, या तो आपको इकोनॉमिक्स में होना चाहिए ग्रेजुएशन, या तो आपको अकाउंट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये सबसे रिलेटेड मांगा है। तो सेकेंड नंबर पर 145 पोस्ट इसी में सबसे ज़्यादा है सेकेंड नंबर पर। कनीय वैज्ञानिक सहायक राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची से, रांची में होगा, उसके लिए 6 पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक भौतिकी विज्ञान में होना चाहिए, तो प्रयोगशाला सहायक रासायनिक विज्ञान, ये दोनों एक ही है। या तो आपको फिजिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो आपको केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें कुल मिलाकर के 34 मतलब 34 पोस्ट दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि अब हम लोग जो भी पोस्ट पढ़े, सहायक कीट वैज्ञानिक, विज्ञानवेत्ता, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में, इसमें वेतन का लेवल जो दिया हुआ है लेवल 7 है ना। और देखिए इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन, पीजी स्नातकोत्तर मतलब पीजी में, पीजी होना चाहिए जीव विज्ञान में, मतलब कीट विज्ञान में आपको पीजी होना चाहिए। ये पीजी बोला, स्नातकोत्तर है, स्नातक रहता तब होता ग्रेजुएशन, यहाँ स्नातकोत्तर बोला है तो आपको इसमें पीजी होना चाहिए, कीट विज्ञान में पीजी होना चाहिए। अब इसमें आप, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसमें आप पोस्ट भी देख लीजिए, पोस्ट कितना है इसमें, तो इसका पोस्ट है 2 पोस्ट, ठीक है ना। ये देखिए 2 पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ये 2 पोस्ट आपका दिया हुआ है, इसमें आपको 2 पोस्ट रखा है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पोस्ट के लिए आते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर में समझिए बात को, स्नातक सिर्फ ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए कि जीव विज्ञान में। अगला है सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, मतलब सिर्फ विज्ञान लिखा है तो साइंस स्ट्रीम में जो जो सब्जेक्ट आता है वो सब इसको भर सकते हैं। फिर अगला है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान में होना चाहिए, ये भी आप भर सकते हैं, विज्ञान जो भी हो। देखिए ये इसी का चौथा नंबर का हम लोग बात कर रहे थे कि प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के बारे में, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के बारे में। ये लेवल 6 का नौकरी है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में या तो इकोनॉमिक्स में या तो सांख्यिकी मतलब अकाउंट में स्नातक डिग्री होना चाहिए। 5 नंबर देखिए गव्य तकनीकी पदाधिकारी, ये भी लेवल 6 का है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी गव्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग मतलब इससे रिलेटेड इसी के बराबर का कोई डिग्री होना चाहिए। 6 नंबर में आप देखिएगा तो मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक है, इसमें भी लेवल 6 का है, इसमें भी बोला है कि मत्स्य विज्ञान स्नातक होना चाहिए या तो जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान में होना चाहिए। अगला अंकेक्षक, अंकेक्षक में है, फिर उसी तरह से गणित में होना चाहिए या तो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए या तो वाणिज्य में होना चाहिए या तो कॉमर्स है वाणिज्य, कॉमर्स में होना चाहिए या तो अकाउंट में होना चाहिए, इससे रिलेटेड है। अगला कनीय विज्ञान, ये जो नामकुम वाला है इसमें भी बताया कि किस किसी से रिलेटेड होना चाहिए। अगला प्रयोगशाला में बता दिए थे, प्रयोगशाला वाला में कि आपसे फिजिक्स से होना चाहिए, प्रयोगशाला में रसायन, यहाँ देखिए भौतिक विज्ञान में होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन, और या तो केमिस्ट्री में होना चाहिए,
या तो फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगला लिखा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये तो हम लोग पढ़ लिए। और ये जो योग्यता होना चाहिए, हाँ, आपका फॉर्म भरने से पहले आपका ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा वांछनीय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब आपको पास होना जरूरी है, आप पास पूरी तरह से होना चाहिए, तभी ऑनलाइन होने से पहले। खेलकूद वगैरह कोटा का जो छूट है वो दिया गया है कि आप मेडल ओलंपिक में लाते हैं तब क्या है, प्रथम स्थान लाते हैं तब क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर है तो आपको क्या क्या मिलेगा। और इसके लिए बता दिया है कि इसके लिए जो उपयुक्त अंकित संकल्प संख्या इतना दिनांक 2007 को आयोग के वेबसाइट पर दिया गया है, इसका जो जजमेंट है वो दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं कि इस तरह का छूट है। उम्र सीमा का बात करेंगे तो उम्र सीमा का गणना 1 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 तक, अभी ये 26 चल रहा है, लेकिन वो जो पिछला अगस्त, जनरली अगस्त तक ही किया जाता है, तो 2025 अगस्त तक रखा है कि अगस्त 2025 तक आपका उम्र सीमा का गणना किया जाएगा। न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है वो देखिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र दिया हुआ है। गणना कहने का मतलब है कि 1 अगस्त 2025 तक आपका या तो 35 साल हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं, अगर जनरल से हैं तो जनरल के लिए 35 साल, मतलब आपका उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 तक काउंट किया जाएगा, वहाँ तक आपका ये एज होना चाहिए। अगर 1 अगस्त 2025 तक आपका एज 35 साल 1 दिन हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इस चीज़ को समझिए। तो जनरल के लिए दे दिया है, OBC 1 के लिए 37 है, महिला के लिए 38 दिया हुआ है ना। आरक्षित हो चाहे OBC 1 हो OBC 2 हो तो महिला के लिए वो दिया गया है। और अगला है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 साल तक का एज लिमिट दिया गया है। ये सब हम लोग जानकारी चाहिए। और फिर वही न्यूनतम है कि अगर आप फिजिकल डिसेबल हैं तो कम से कम 40% डिसेबल होना चाहिए, तभी आप ये डिसेबल का सर्टिफिकेट लगाइएगा और आप उसको उसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, फिर ये वही है कि आप फिजिकल डिसेबल हैं 40% तक, तब आपको 20 मिनट अतिरिक्त समय में दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। भाई वही है। अब हम लोग आते हैं किसमें, ये आरक्षण का किया हुआ है कि आरक्षण क्या से क्या होना चाहिए, किसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र बता दिया कि 2019, देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांक 1754 दिनांक 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 2019 अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब CO जो है उसके से होना चाहिए अगर वहाँ तक का है तो। फिर उसी तरह 2023 से है तब किसका होना चाहिए, ठीक है, अगर डेट ख़त्म हो गया तब। ये सब उसके बारे में दिया हुआ है, तो इसका अलग से हम वीडियो आपको बना के बताएंगे कि जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। अब ऑनलाइन के दिया हुआ है कि ऑनलाइन में महत्वपूर्ण आप क्या क्या दे सकते हैं, तो वही फ़ोटो सिग्नेचर ये सब होना चाहिए, ये सब आपको डालना होगा। स्पेलिंग आपको हमेशा 10th वाला जो 10th सर्टिफिकेट में जो आपका नाम हो, माँ का नाम हो, पापा का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो सब आपको 10th में जिस तरह से आप भरे हैं उसी तरह से देख देख के हूबहू आपको भरना है। फिर ये बता दिया स्टेप कि भरने में आपको किस तरह से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको ID और पासवर्ड मिलेगा, उसको फिर आपको डालना होगा ID पासवर्ड, फिर लॉगिन करना होगा, और फिर वहाँ पे जो आपका क्वालिफ़िकेशन होगा उसको डालना होगा, पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना होगा, आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम में रखना चाहते हैं। जैसे इसमें PT और मेंस भी है, तो PT में तो सबके लिए सेम होगा, मेंस में आप किस सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं। जैसे अभी हम आपको इस चीज़ के बारे में समझाएंगे कि क्या मेंस में लोगों को क्या गलती हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है आवेदन करने का जो समय सीमा है उसके बारे में। तो आवेदन का जो समय सीमा दिया हुआ है इसमें देखिए, आवेदन प्रक्रिया पूरा करने का विभिन्न तिथियां, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी है वो 1/6 मतलब 1 जून, अभी मई चल रहा है दोस्तों, 1 जून से 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर देना है, फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देना है।
अब जो आपका परीक्षा शुल्क जो होगा, फोटो हस्ताक्षर वगैरह जो आपको करना है वो 3 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया है। और जो करेक्शन वगैरह है वो दिया हुआ 5/7 से लेकर के 10/7/2026 तक। आपको अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल संख्या को छोड़कर सारा चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। संशोधन का 5/7 से 10/7/2026 तक दिया हुआ है। वही कि अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह का मिस्टेक है तो आपको सुधार सकते हैं। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल है, किस प्रोसेस से होगा यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड वगैरह डाल करके आप अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। परीक्षा का जो स्वरूप है वो CBT आधारित है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और OMR पर भी हो सकता है। ये आयोग के द्वारा उस समय जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर होगा। OMR पर भी हो सकता है और CBT कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। और यदि परीक्षा समूह में लिया गया तो अभ्यर्थियों का प्राप्त अंक का नॉर्मलाइज किया जाएगा। अलग अलग ग्रुप में लिया जाए, है ना, एक से अधिक, जैसे ऑनलाइन चलेगा तो एक से अधिक दिन एग्जाम चलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मलाइज किया जाएगा सारा शिफ्ट को मिला करके। फिर है परीक्षा का पाठ्यक्रम। परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, PT और मेंस। वही बात है कि 50,000 से अगर कम अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो आपका सीधा मेंस होगा, लेकिन ऐसा तो कभी हो नहीं सकता झारखंड में कि 50,000 से कम लोग फॉर्म को फिल करें, है ना। तो 50,000 से कम जनसंख्या रहने पर आपको सिर्फ सीधा मेंस देना होगा, ठीक है। तो परीक्षा का जो स्वरूप हम लोग देख लिए कि PT और मेंस होगा, और ये सबसे अच्छा हुआ है दोस्तों। आप मानिए ये बहुत अच्छा हुआ कि पिछला बार हम लोग जो धोखा खाएं, सिर्फ एक एग्ज़ाम था, सारा लोग सेटिंग से गया था, सारा लोग, कितना सारा लोग गिनवा, मेरा आंख के सामने से कितना लोग फर्जी डिग्री लेकर के गया है। लेकिन जाने दीजिए, बात गया, बीत गया, बात गया, है ना। तो 50,000 से कम अगर अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं तब आपको सीधा मेंस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मान के चलिए कि PT और मेंस होगा ही। तो PT मेंस होगा तब परीक्षा का स्वरूप दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत करने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है। तो परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सामान्य ज्ञान संबंधित निम्नलिखित विषयों में संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, PT का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटा का होगा और सभी के लिए कॉमन होगा। देखिए 120 प्रश्न दिया हुआ है और सभी के लिए कॉमन होगा, जितना भी पोस्ट है सबके लिए एक ही होगा। मेंस में सबका अलग अलग होगा, सब्जेक्ट वाइज, जो जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए वो डाला होगा, उस सब्जेक्ट का उसको एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन PT में सबके लिए कॉमन है ना। तो 120 प्रश्न का होगा, मतलब 360 नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इसी तरह से 360 नंबर हो गया। अगर एक गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे सामान्य अध्ययन का सिलेबस भी दिया गया है, मतलब सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें झारखंड भी हो सकता है, फिर भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, ये सब से, पॉलिटी है उससे भी, इकोनॉमिक्स है उससे भी, सबसे मिला करके आपको 30 प्रश्न, स्टैटिक्स GK हो गया उससे भी, करंट अफेयर हो गया उससे भी, है ना। तो वो सब मिला करके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मेन जो है, आपको मेन जो फोकस करना है वो झारखंड से। देखिए झारखंड से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। ग्रेजुएशन का जो इससे पहले जो सिलेबस बना था कि ग्रेजुएशन के लिए क्या होना चाहिए, 12th के लिए क्या होना चाहिए, 10th के लिए क्या होना चाहिए, यही था और यही दिया हुआ है कि झारखंड का ज़्यादा वेटेज दिया गया, 60 प्रश्न। अगर झारखंड पर आप कमांड कर लेते हैं तो आपका निश्चित ही PT हो जाएगा। फिर मैथ्स भी रखा है, गणित 10 प्रश्न, फिर साइंस भी रखा है 10 प्रश्न, और फिर रीजनिंग को भी 10 प्रश्न रखा है। इस तरह से कुल मिलाकर के 120 प्रश्न का आपको PT का एग्जाम देना होगा। सामान्य अध्ययन में देखिएगा दोस्तों, तो इसमें लिखा है प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, मतलब करंट अफेयर, और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, मतलब थोड़ा बहुत उसका जानकारी होना चाहिए,
उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी होना चाहिए, मतलब साइंस से रिलेटेड है ना, जो भी आजकल का घटना जो घट रहा है उससे रिलेटेड उसको जानकारी होना चाहिए। देखिए इसमें बोला कि झारखंड से भी पूछेगा, है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जानकारी होना चाहिए उसको, साइंस से रिलेटेड भी दिन प्रतिदिन का जानकारी होना चाहिए। किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा के, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें उसको महारत हासिल होना चाहिए, पीएचडी होल्डर होना चाहिए, नहीं, मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन को जो जानकारी होना चाहिए वो जानकारी उसके लिए काफ़ी है, उतना जानकारी उसी से, उतना ही जानकारी से क्वेश्चन पूछा जाए। फिर देखिए इसमें लिखा है कि झारखंड से पूछेगा, भारत का पड़ोसी राज्य से संबंधित, है ना, ये हमेशा ये सब डालता है सिलेबस। और समसामयिक वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पहले का जो था पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड का भूगोल, ये सब पहले भी देता था और अभी भी दिया हुआ है इसी से। फिर जो हम लोग 60 नंबर का जो वेटेज था, देखिए झारखंड संबंधित ज्ञान से देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को झारखंड पढ़ना। 10 नंबर मैथ, 10 नंबर साइंस और 10 नंबर रीजनिंग हो गया। प्रारंभिक परीक्षा, देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ समझना है कि प्रारंभिक परीक्षा में जितने लोग बैठेंगे उसका 15 गुना रिजल्ट देगा वो, जितना भी अभ्यर्थी बैठेगा। और जो सीट है, सीट का 15 गुना, अभ्यर्थी बैठेगा उसका 15 गुना नहीं, जितना सीट है सीट का 15 गुना कैंडिडेट को, छात्र को सेलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, 15 गुना। मान लीजिए कि किसी में 10 पोस्ट है तो 15 नहीं कि 150 कैंडिडेट को उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब 15 गुना रिजल्ट देगा जितना भी सीट है उसका। अगला है मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा में दोस्तों 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, मतलब 3 शिफ्ट में। प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न दिया जाएगा, मतलब एमसीक्यू आंसर होगा, उसमें से कोई एक आंसर सही होगा, उसी तरह का जो अभी तक दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। 3 पत्र में पहला क्या है कि पहला आपको हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग होता है जिसमें 30% अंक लाना होता है उसको रखना है। दूसरा है आपका लैंग्वेज पेपर, खोटा हो, उर्दू हो, हिंदी हो, संथाली हो, नागपुरिया हो, पंचपरगनिया हो, कुड़ुक हो, ये 100 नंबर का पूछा जाएगा। हाँ, और वो जो पात्र 1 था, पेपर 1 है जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, वो 120 प्रश्न होगा, 60 हिंदी का और 60 इंग्लिश का, उसमें 30 नंबर लाना होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ पास करना है, उससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। अब आते हैं अगला दूसरा नंबर पेपर पर, पेपर 2 में। पेपर 2 है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो चिन्हित किया गया आपको जिला अनुसार, उसको आपको रखना है और ये आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको, इससे आपको मेरिट बनेगा, लेकिन आपको 30% तक अंक लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन अगर 30% से कम लाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, तो कम से कम 30% अंक लाना होगा आपको इसमें, ठीक है, 100 नंबर में, और ये आपको मेरिट बने। अब देखिए पत्र 3 यही मेन है, तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान दोनों रहेगा। आपको जो सब्जेक्ट है, जिस टेक्निकल सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कीजिएगा उसका, और सामान्य ज्ञान से भी रहेगा। देखिए 100 नंबर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से होगा, 20 नंबर सामान्य अध्ययन होगा, 20 नंबर सामान्य गणित होगा और 10 नंबर आपका सामान्य विज्ञान होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें आता है सब्जेक्ट चूज करना। जैसे आप मान लेते हैं, अब पहले इसको समझें कि 30% पेपर 1 लाना अनिवार्य है, 30% आपको पेपर 2 भी लाना अनिवार्य है, लेकिन पेपर 1 क्वालिफाइंग है। अगर बोल रहा है कि आप क्वालिफाई नहीं करते तो पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर पेपर 1 में फेल तो पूरे फेल, तो कम से कम पेपर 1 पास करना, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा। और पेपर 3 में भी 30% अंक लाना अनिवार्य है, प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेपर 2 में भी 30% अंक नहीं लाते हैं तो पेपर 3 आपका मूल्यांकन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। 30 प्रश्न आपका पैसेज से होगा और 30 प्रश्न आपका व्याकरण आधारित होगा। उसी तरह से इंग्लिश में है, उसी तरह से जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें नीचे इसका सिलेबस दिया गया है, 100 प्रश्न होगा, 2-2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें से आपको 100 नंबर टेक्निकल सब्जेक्ट से होगा और 20 नंबर आपका सामान्य ज्ञान से होगा, 20 नंबर मैथ से होगा और 20 नंबर
देखिए यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 20 नंबर साइंस लिख दिया है और 10 नंबर गणित लिख दिया, जबकि ऊपर में लिखा है कि 20 नंबर मैथ, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 नंबर मैथ और 10 नंबर साइंस, तो यही याद रखिए 20 नंबर मैथ्स ही है और 10 नंबर साइंस है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है ना। 20 नंबर ये तो सामान्य अध्ययन ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 नंबर सामान्य अध्ययन ठीक है। फिर यहाँ पे था 20 नंबर मैथ, तो दोस्तों 20 नंबर मैथ पूछेगा और 10 नंबर साइंस पूछेगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आप समझिएगा, ये आपको मान के चलना होगा कि जेएसएससी इतना गलती करती है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इससे मिस्टेक हो जाता है और ये हर बार ऐसा मिस्टेक करता है। और फिर है कि मेगा सूची बनेगा, मेंस का जो आंसर होगा, मेंस का जो नंबर होगा उस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। 40% अंक लाना होगा, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो मार्क्स लाना है कि सब बच्चा का बहुत एग्ज़ाम खराब गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 कैंडिडेट है और 40% लाने वाला भी कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, ऐसा नहीं जो 40% अंक लाया है, तो ऐसा नहीं है कि जो 30% अंक लाया है उसको सेलेक्ट किया, मतलब कम से कम आपको 40% अंक लाना है, तभी आपको सिलेक्शन होगा। अगर लड़का लोग बहुत तेज है और 80% नंबर लाया है, तो उन लोग का एग्जाम होगा जो टॉप का लड़का होगा, लेकिन 40% से कम वाला का एनी हो नहीं हो सकता है। तो ये समझिए, बोल देता है 40% अंक लाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, वो मिनिमम है। 40% कम आप लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा। अगर बहुत टफ एग्ज़ाम रहा, लोगों का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया, तो 40% में भी नहीं बोलता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन में कि सीट खाली रह गया, 40% भी नहीं ला पाया, वो वाला क्राइटेरिया है कि 40% भी नहीं ला पाया तो सीट खाली रह जाता है। ऐसा नहीं कि फिर 30% वाला 20% वाला को ले लेगा, वैसा नहीं है। फिर आप जो जो फॉर्म फिल करिएगा उसका प्रमाण पत्र का जांच होगा, है ना। बाकी ये सब जानकारी दिया हुआ है, आप ये सब को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे सबका सिलेबस दिया गया है कि इसका क्या सिलेबस है, ये सब जो दिया हुआ है कि जाति का क्या होना चाहिए। देखिए जातीय प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, इसका दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट इन लोग का, है ना। सबका फॉर्मेट दे देता है कि किस फॉर्मेट पर आपका होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो इस फॉर्मेट पर बना हुआ होना चाहिए। देखिए नीचे यहाँ पे अब सबका सिलेबस दे दिया है। खड़िया भाषा का मतलब पेपर 2 का जो आपका सिलेबस है, क्षेत्रीय भाषा वाला, उसका सबका क्या क्या होगा। उड़िया भी रखा है, खोट्ठा वगैरह सब रखा है, जनरली लोग खोट्ठा रखते हैं, तो वो सबका आप सिलेबस देख लीजिएगा। पहले जो सीजीएल का जो सिलेबस था वही हूबहू सिलेबस है। आप सीजीएल का तैयारी किए हैं तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करते रहिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले थे कि सब्जेक्ट, इसमें दोस्तों सब्जेक्ट आप जब जब देखिएगा इसका, तो सब सब्जेक्ट सब बहुत बहुत टफ है। देखिए ये आपका जो सिलेबस है वो है ये डेयरी मिल्क वाला का, है ना। जो गव्य वाला जो पोस्ट है उसके लिए देखिए कितना बड़ा इसका सिलेबस है। सो देखिए डेयरी केमिस्ट्री अभी सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ है, हम आपको दिखाते हैं इसका कहाँ है सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है दोस्तों। हाँ तो जो लेकिन है कि इस तरह का बहुत, देखिए यहाँ पे है ना डेयरी टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, इसका सिलेबस है ये, बहुत भारी भरकम सिलेबस है कि लोग इस तरह का नहीं करता है। फूड इंजीनियरिंग, डेयरी माइक्रोलॉजी, ऐसा तो बहुत भारी भरकम सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, अकाउंट है, ये सब लोग रखता है। तो एक मैथ्स का भी सिलेबस देखिएगा तो इंजीनियरिंग का मैथ डाला हुआ है, ठीक है, बहुत टफ और टफेस्ट टफ है जो इधर कभी लोग नहीं पढ़ा होगा। देखिए यहाँ से उसका सिलेबस है, जो भी हम लोग बोल रहे थे गव्य तकनीकी वाला, यहाँ सिलेबस है। अब देखिए यहाँ सिलेबस सर कितना दूर तक सिलेबस है, ये पूरा देखिए यहाँ से डेयरी इंजीनियरिंग, है ना, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इतना भारी भरकम सिलेबस। बाप क्या पढ़ेगा बच्चा, क्या एग्ज़ाम देगा, कौन सा ज्ञानी लोग इसका सिलेबस बना देता है। देखिए बाप रे, ये उसी का सिलेबस है, इतना लंबा चौड़ा, देख रहे हैं, सब मिल्क वाला, गव्य वाला से रिलेटेड, देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, ये सब उसी का सिलेबस है। तो मैथ का भी सिलेबस आप रखना चाहिएगा तो बहुत हार्ड लगेगा। मैथ का स्टूडेंट क्या करता है, मैथ से फॉर्म भर देता है, लेकिन वो सिर्फ मैथ सोचता है कि हमको मैथ्स का एग्ज़ाम देना, नहीं वैसा नहीं है।
अगर आप मैथ से फॉर्म भरे हैं तो आप इकोनॉमिक्स से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप अकाउंट से भी दे सकते हैं। वहाँ पे चूज करना रहता है कि आप पेपर 3 किस से देना चाहते हैं। तो आप मैथ भरें तो आप इकोनॉमिक्स से दे सकते हैं। पिछले बार लोग क्या किया था कि डिप्लोमा वगैरह का सर्टिफिकेट खरीद करके, जो झारखंड में कभी नहीं होता है वो सब का कोर्स, वो सब दूसरा स्टेट से कोर्स खरीद करके फॉर्म भरा, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है ना। फॉर्म डिग्री खरीद करके फॉर्म भरा और ज्वाइनिंग ले लिया। बहुत खेला हुआ था, सब जनरल सीजीएल के पीछे पड़ा हुआ था, इसका कोई ध्यान नहीं दिया और इसमें भी एक से एक सेटिंग हो गया और लोग अभी नौकरी कर रहा है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कहना है कि जैसे आपका यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको पेपर 3 में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है। देखिए हम आ जाते हैं 4 नंबर वाला में, ठीक है। यहाँ लिखा है कि आपको गणित में होना चाहिए ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स होना चाहिए या तो अकाउंट में होना चाहिए। तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन पेपर 3 आपका गणित होगा ये यहाँ से नहीं है कि पेपर 3 आपका गणित होगा, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। आपका बोला है कि सिर्फ ये सब में आपका क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए ये सब में। लेकिन पेपर 3 में जो टेक्निकल सब्जेक्ट आप चूज कीजिएगा वो वहाँ पे साफ लिखा है कि गणित में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट में किसी एक सब्जेक्ट में आपको पेपर 3 का टेक्निकल सब्जेक्ट को एग्ज़ाम देना होगा। ये नहीं लिखा है गणित वाला गणित में देगा, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स में देगा, या तो अकाउंट वाला अकाउंट में देगा, ये नहीं लिखा है। आप ये सिर्फ एलिजिबिलिटी है कि ये तीनों में आपका किसी एक में ग्रेजुएशन हो तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपको ये तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का चूज करके आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो ये पिछले बार भी था, लोग जो जानकारी, जिनको जानकारी था वो इसका फ़ायदा उठाए थे, जिनका जानकारी नहीं था वो नहीं समझ पाए थे। तो ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आगे का जानकारी हम इसी तरह से देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जोहार।